हाय फ्रेंड्स, टुडे आज हमारे यहाँ पे वो शख्स बैठे हुए हैं जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे तो अल्टीमेट फेवरेट हैं ही और आपको तो हमेशा हंसाते ही हैं। इनफैक्ट मैं आपको कुछ इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वो ये कि ये छोटे से शहर से आए हैं और छोटे से शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में आके इन्होंने ऐसी धाक जमाई है कि सिर्फ इन्हें हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया का हर आदमी इनको जानता है। इनफैक्ट आपने वो फिल्में तो देखी होंगी, नोटेबल फिल्म जैसे कि क्वीन, क्रिश, मिलेंगे मिलेंगे, और आपको वो भी फिल्म याद होगी ना, मुझे कुछ कहना है ना? हाँ, सही फरमाया आपने। आज मुझे नहीं, इन्हें आपसे कुछ कहना है। तो दोस्तों, मैं हैव अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ द जेम ऑफ बॉलीवुड, मिस्टर हेमंत पांडे। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सब सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। हेमंत जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती समय अपना निकाल के लेकर आए और अपने फैंस के लिए जैसे एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना चाहते हैं और अपनी स्टोरी के साथ साथ कुछ टिप्स भी देना चाहते हैं। जानना चाहेंगे हेमंत जी कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और छोटे से शहर से बॉम्बे आए हैं। ये जर्नी का सफ़र, या जैसे बोलते हैं ड्रीमिंग, ये कैसे हुआ? मतलब ये एक्टिंग का रुझान के बारे में, ड्रीम, सपना कहाँ आया और क्या सोच के आया? मैं चूँकि पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का लास्ट बॉर्डर है, उसके बाद तिब्बत, चाइना, नेपाल का ही रास्ता, वो भी पैदल 4-4, 5-5 दिन लगेंगे आपको वहाँ जाने में। एक ही रास्ता बचता था मेरे पास कि मैं ख्वाब बहुत देखता था, गांव में गाय भैंस चराता था, खेत में जाता था, तो मेरा मन नहीं लगता था वहाँ, न मेरा पढ़ाई में मन लगता था, तो मैं ख्वाबों में रहता था। मतलब मुझे अकेला शहर से गांव भेज जाना पड़ता था या किसी काम के लिए, तो मैं अकेला बड़ा एंजॉय करता था। मुझे कोई साथ मिले तो मेरे ख्वाबों में खलल पड़ता था। तो वो एक ठीक था कि कुछ करना है। और रामलीला, क्योंकि हर भारतीय का पहला रंगमंच है, पहला प्लेटफॉर्म है, पहले एक्टिंग है रामलीला। वो एक शुरुआत मेरी वहाँ पे रही। बंदर वंदर बनते थे, पहले राक्षस बनते थे, प्रमोशन में बंदर बनने लगे, मूंगफली और केला वेला मिलता था वहाँ, तो उस तरह से फिर वो एक वहाँ की शुरुआत हुई। और तब दूरदर्शन सिर्फ हुआ करता था, आज से 25-26 साल पहले। तो शम्मी नारंग न्यूज़ पढ़ते थे और भी उस तरह के प्रोग्राम उसमें आते थे। तो हमारा भी ख्वाब होता था कि एक दिन टीवी पे ज़रूर जाएंगे, एक दिन टीवी में आएंगे। फिर मैं कॉमेडी मिमिक्री करता था, किसी का आवाज़ करता था। तो लोग बोलते थे तेरा वहाँ जगह है, तू तो वहाँ निकल जाएगा। तो वो एक चीज़ थी कि फिल्मों में मैं जा कर के कुछ करूँगा। तो उसके लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली जब आए तो शुरुआत हुई, क्योंकि वहाँ पे मैंने नाटक किए थे। इंग्लिश की किताब होती थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक पार्ट था उसमें। मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्योंकि हमारा अंग्रेजी में हाथ तंग था, तो हिंदी में उसका जो किताब होती है अर्थ वाली, वो हमने पढ़ी तो बड़ा मजा आया उसको पढ़ने में। हमने कहा यार इस पे तो नाटक होना चाहिए। गांव में हमने नाटक किया। अब हमको कॉस्ट्यूम का कुछ पता होता नहीं था, तो धोती होती, कुर्ते उर्ते पहन के अपना वो बन गए। तो उस अनजाने में किया गया अपराध कह लो, या अनजाने में किया गया ज्ञान कह लो, या अनुभव कह लो, उसका लाभ ये हुआ कि एनएसडी रेपेट्री में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो इब्राहिम अलकाई साहब आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा इससे पहले क्या किया है। हालांकि थोड़ा बहुत मैं दिल्ली में नाटक करने लगा था। तो अलकाई साहब बोले कहाँ थे तो, कहाँ के हो तुम? मैंने कहा सर मैं पिथौरागढ़ का हूँ। बोले क्या क्या नाटक है? हमने कहा मर्चेंट ऑफ वेनिस किया। कॉस्ट्यूम क्या था? मैंने कहा धोती साड़ी और ये कुर्ता। तो मैंने कहा सर हमने काजल की मूंछ बनाई, रूही से दाढ़ी बनाई, ऐसे नाटक किए। तो उन्होंने कहा आज ही से ज्वाइन कर लो। वाह, तो ये क्रिएटिविटी जो आपने, मेकअप का जो आपने बोला, वो आपने खुद ही करा था मतलब? हाँ, मतलब क्रिएटिव में जिसके पास कुछ भी नहीं है वही आदमी क्रिएटिव होगा, क्योंकि तभी तो वो जुगाड़ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज के दिन में वैसे एक्टर्स मिलते नहीं हैं इंडस्ट्री में। अच्छा, तो ये बताइए कि बेसिकली जब आपने कहा कि आप छोटे से शहर में, आप दिल्ली गए, बड़ा शहर था, तो पहला एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि जब आपने बोला कि भाई आपको एक्टिंग का तो जुनून था, लेकिन वो पहला एक्सपीरियंस क्या था? छोटे शहर से बड़े शहर में आना, क्या घबराहट हुई थी कहीं ना कहीं? घबराहट बहुत थी। और मैं आपको बताऊं, मैं आया ऐसे कि हमारे उत्तराखंड में चैत के महीने में शादीशुदा लड़की को माँ बाप भाइयों की तरफ से कुछ तोहफा दिया जाता है। वो एक उसको भिटौला बोलते हैं। अच्छा। यानी कि एक प्राचीन काल में ये शुरुआत रही होगी, खाने पीने को लड़की के यहाँ है कि नहीं है, कम से कम एक दिन तो अच्छे से खा ले, ऐसा होता होगा शायद। अब वो चीज़ अब बदल गई है, साड़ी, धोती, पैसे, कपड़ा, इन चीज़ों में आ गई। तो वो भिटौला देने के लिए, मेरी सिस्टर की शादी दिल्ली में थी, तो दीदी को भिटौला देने में आया था। और पहाड़ों में मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि उस माहौल में मैं कुछ करना चाहता था। तो मम्मी जब टीका लगा रही थी घर से निकलते हुए, तो मैंने बोला माँ शायद अब तेरा बेटा नहीं आएगा।
या कुछ बन के ही आएगा। वाह। एक बोला था अंदर से, शायद वो उस बात में सच्चाई रही होगी। बिल्कुल। तो बस वो दिन है और आज का दिन है कि आज मैं इतने वर्षों से। बिल्कुल। बल्कि कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जब आपने वो जर्नी स्टार्ट करी तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा सा वेवरीपन आ गया हो आपके माइंड में कि कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं? नहीं, जब वो उस व्यक्ति के हाथ में आता है, या ऐसा भाव किसी भी उस व्यक्ति के हाथ में आता है जीवन में, जहां उसके बाद दूसरा ऑप्शन हो। जैसे दिल्ली से कोई आता है हीरो बनने, एक्टर बनने, बोले हीरो बन गए तो भाई ठीक है ना, तो बापू की दुकान तो है ही, बिजनेस तो चल रहा है, बिल्डर है बापू, या कुछ भी, या पिताजी का कुछ और काम चल रहा है, बिजनेस चल। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और ये बात हम घर वालों को भी नहीं बता सकते कि पिताजी माताजी हम भूखे हैं या पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ भेजो। वो बोलेंगे हम तो भेज सकते नहीं, तो यहीं आ जा, फिर जहाँ 20 रोटी बनती हैं तो 4 और बन जाएंगी। तो फिर वापस हमको तब भी आना ही पड़ता, मतलब अपनी मुसीबत भी अगर हम उन्हें बताते तो भी हमें वापस ही आना पड़ता। बिल्कुल। तो मुझे लगता है सक्सेस होने के लिए ना अभाव में प्रभाव है। बिल्कुल। अभाव का जो प्रभाव है वो जीवन में सफलता देता है। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो आदमी सक्सेस होगा ही अगर उसकी सोच अच्छी है। और आज आपके पास इतना ऑप्शन है कि आप चाहें तो अपने माँ बाप के साथ में 5 स्टार होटल में भी खाना खा सकते हैं आप। जी हाँ, खाता हूँ मैं। और मेरे बल्कि गर्व होता है, मुझे गर्व, मेरे हमारे तो मतलब घर में लहसुन प्याज तक नहीं खाते, तो होटल में खाने वाली बात थोड़ा अलग हो जाती है। लेकिन वो मुंबई आते हैं साल में 3 महीने, क्योंकि पहाड़ों में ठंड बहुत होती है। वो इधर मुंबई आते हैं और अभी वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं अपने माता पिता को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे भेज पाया। और ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट होते हैं, छोटी छोटी खुशी है तो जो आपने करके दिखाया। बल्कि आपने सपना ही नहीं देखा बल्कि सपना को पूरा भी किया। शुरू अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक अच्छे जीवन स्तर, सबको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सम्मान मिल रहा है। पिताजी मेरे छोटे से पोस्ट में थे, पोस्टमैन हुआ करते थे। तो एक पोस्टमैन का लड़का इस तरह से मुंबई आता है, या उत्तराखंड में या विदेश में, लंदन में भी जानते हैं तो लोग पांडे जी के नाम से पहचान लेते हैं, तो खुशी होती है। दोस्तों आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे इस बात को लेके कि ये पोस्टमैन का लड़का भी जो है आज इनकी वजह से वो पोस्टमैन का नाम जो है, जो इनके फादर है उनका नाम सर से ऊंचा होता है, छाती फूल जाती है। बहुत अच्छा कहा आपने। हेमंत जी, पांडे जी की बात करें अगर हम, तो पांडे जी ये ऑफिस सीरियल जो था उस समय, ये बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट सीरियल हुआ था। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया, ये सोच के आपने ये कैरेक्टर चूज करा कि आपके साथ में ऐसी घटना सच्ची में हुई होगी कि आप कहीं सरकारी दफ्तर गए होंगे तो बड़ा वो माथा पच्ची करते होंगे, या आपने कहीं घर से ही सीखा है कि ऑफिस में आपके पिताजी जैसे सरकारी कर्मचारी थे? नहीं, घर से तो नहीं सीखा, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन ब्राह्मण हैं और अगर कुकर्म नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही उसके आगे जी लग जाता है। अच्छा। ये तो सच्ची बात है। लेकिन ये जो रोल की जब प्लानिंग चल रही थी, उसका एक स्पेशलिटी ये बनाई गई थी कि उसको पांडे जी बोला जाएगा, और वो इत्तेफाक था कि हेमंत पांडे को पांडे जी वाला रोल मिला, तो और वो इस तरह से एक चल पड़ा और आप बिल्कुल यूएसपी बन के आए उस शो में दौरान में। हेमंत जी ये बताइए कि बेसिकली उत्तराखंड में इतनी पॉसिबिलिटी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे शहरों में आजकल लोकल टेलीविज़न चैनल खुल जाते हैं सब जगह, वो तो आप भले ही खुले हों, तो उत्तराखंड में कभी आपको ये नहीं आया कि भाई टीवी की वजह से, आपने बोला कि मेरा सपना था टीवी में आने के लिए, कि ऐसा नहीं आया कि रेडियो से शुरुआत करें क्योंकि वो छोटा माध्यम था? रेडियो में मैंने दूरदर्शन में 31 में जो प्रोग्राम होते हैं वो सब किए मैंने, और उसमें बड़े पैसा भी मिलता था और चेक पे लिखा रहता था भारत सरकार। तो ये बहुत सम्मान की बात है कि मेरे को जो है रेडियो ने भी पाला है। अब हेमंत जी ये बताइए कि अब आप टेलीविज़न कलाकार भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नामचीन हैं, फिल्मों में भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो फिल्मों में क्या कोई स्ट्रगलिंग थी कि या फिर टेलीविज़न में इतने पॉपुलर हो गए थे कि ऑफर्स आना शुरू हो गए थे? नहीं, मैं आपको सच बताऊं कि मैं 26 साल से एक्टिंग कर रहा हूं। मैंने नाटक करते हुए भी दिल्ली में घर खरीद लिया था, क्योंकि दिल्ली में आपने एक दीवार, दिल्ली आते कैसा लगा पूछा था। मैं दिल्ली आया था तो मैंने पहली बार 2 मंजिली बस देखी थी। अच्छा। और हमारे पहाड़ों में तो रेल भी नहीं देखी लोगों ने, क्योंकि पहाड़ों में ट्रेन चलती नहीं है। बिल्कुल। वहाँ के लोग तो कई ऐसे हैं जो वहीं पैदा हुए, वहीं पले, वहीं स्कूल पढ़े, उसी कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, वहीं से डेड बॉडी गई। वो भी घाट एक जगह, घाट से आगे फिर दूसरा शहर लग जाता है, तो उससे आगे आए ही नहीं। लेकिन मैं पहली बार दिल्ली में देखा कि 2 मंजिली बसें होती हैं, ओह, महिलाएं सिगरेट पी रही हैं बिंदी वाली, बड़ी बड़ी, बड़ा शॉकिंग लगा। फिर हमको भी हिम्मत बढ़ गई, अच्छा ये पी सकते तो हम भी, तो हम तो पहाड़ों में कुछ ऐसे पीते ही नहीं थे।
किसका बेटा है पहचान फ्रूटी पीते तो होंगे शायद उस समय आप। नहीं, वो तो ये होता था कि अगर आपने पी लिए तो किसका बेटा, इधर आ इधर आ इधर आ, किसका बेटा, तो हम तो इसी बात पे गल जाते थे, डर जाते थे। तो हम दिल्ली आती कोई डांटने वाला ही नहीं, तो एक गंदी आदत थोड़ी सी उस वक्त कुछ समय के लिए लगी, हालांकि अब नहीं है वो। बिल्कुल सही। तो वो सब था। और स्ट्रगल कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, स्ट्रगल वो है जो मुझसे मैं करना नहीं चाहता और मुझसे करवाया जा रहा है। अच्छा। स्ट्रगल वो है। अब मुझे अपनी इस दुनिया में आना था, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। मुझे नाटक मिलते, मुझे रेडियो मिलता, मुझे टीवी मिलता, मुझे कुछ भी मिलता, वो मेरे लिए प्लस था, क्योंकि मैं जीरो था ना। राइट। तो मेरे लिए स्ट्रगल कभी नहीं रहा, मैंने उसको माना ही नहीं स्ट्रगल। वो अलग बात है कि हफ्तों तो खाना नहीं खाया, सिर्फ आपके पास ब्रेड पड़ी हुई है और दूसरी चीज़ कोई खाने को नहीं है, मक्खन नहीं है, तो न चाय के लिए दूध है न चाय पत्ती है, तो ब्रेड को पानी में भिगा के सर्वाइव किया लाइफ में। या सिर्फ आटा बचा है तो अब क्या करेंगे, दाल तो है नहीं, टमाटर तो है नहीं, सब्जी तो है नहीं, आलू तो है नहीं, दूध भी नहीं है, तो आटे को तवे में भून करके भी खाया है। वो आनंद लिया उस चीज, बहुत बड़े उसका आनंद लिया, क्योंकि आटे को भून करके खाने का स्वाद सबसे ज्यादा क्या होता है वो मैं जानता हूँ, या ब्रेड पानी के में भिगा करके दुनिया की बेस्ट डिश होती है, ये मैं जानता हूँ। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपने खुद काम भी अपने आप से ही करा है, किसी के भरोसे पे आप नहीं बैठे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बल्कि ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाली बात हो गई है। तो ये बताइए हेमंत जी कि अब जब आप ये फिल्मों में काम करते हैं या टेलीविजन में काम करते हैं, एड फिल्म भी आपने करी होंगी कहीं ना कहीं? 61 फिल्में मैंने की हैं, सारी बड़ी बड़ी IFB एड फिल्म भी करी है आपने? हाँ, बहुत 50-60। ये एड फिल्म में और एक्टिंग और सीरियल में एक्टिंग कुछ फर्क है कि सेम ही होता है? नहीं, वैसे तो सेम है सब, लेकिन तकनीकी बारीकियों पे काम किया जाए तो ऐड होता है 15 सेकंड का, 30 सेकंड का। तो उसमें क्या पूरा 8 घंटे का शिफ्ट होती है, 10 घंटे की, उसमें 4 घंटे में काम खत्म हो जाता है? 8 घंटा ही होती है, शिफ्ट तो पूरी होती है, लेकिन उसमें आपको प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन करने हैं, कितना एक डायलॉग में पूरी कहानी कहनी है, वो एक शार्पनेस एज एन एक्टर चाहिए उसमें। टीवी में थोड़ा अलग फ्लेवर है, क्योंकि टीवी में आपकी परीक्षा होती है रोज, आपको 50 पन्ने, 30 पन्ने, 10 पन्ने, 20 पन्ने बोलने हैं, और उसी बोलने में थोड़ी सी एक्टिंग कर दी तो आप चल गए, क्योंकि वो दिमागी रूप से एक बहुत प्रेशर वाला काम है टीवी। मैं उसको नीच का राजयोग बोलता हूँ कि राजयोग तो है टीवी में, लोग तो पहचानते हैं आपको, टीवी में आते हैं पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन 17-18 घंटे काम करते हैं, घर जाते हैं चुपचाप बिल्ली बन के सो जाते हैं। सुबह फिर वही चलता हूँ, शूटिंग में जाना है, फिर वो बेचारा फिर शूटिंग में जाना होता है टीवी में। फिल्म में एकदम अलग है, फिल्म सच में लार्जर देन लाइफ है। सिनेमा और टीवी का मुझसे अगर आप अंतर पूछें तो एक अखबार और एक उपन्यास का अंतर है। अखबार सुबह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब तक अखबार ना आए तो दिन शुरू नहीं होता है, लेकिन 11 बजे घर का बच्चा पोटी कर देता है उसमें। मुझे ये बताइए, कॉमेडी की अगर बात करें, आपने तो ये बहुत बढ़िया ह्यूमर अभी हमने शेयर करा है, लेकिन ये बिल्कुल सही, आपने सही भी कहा है, लेकिन ये बताइए कि अगर हम कॉमेडी की बात करें तो ये एक्टर्स लोगों को कॉमेडी कहाँ से ये मतलब ये दिमाग में आता है कि हम कॉमेडी में ज़्यादा अच्छे हैं और सिर्फ सीरियस रोल या बड़े स्टार के रोल नहीं करेंगे, कॉमेडी में हम ज़्यादा एक्सपर्टाइज करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर जो होता है कोई चीज़ स्पेशलाइजेशन करता है, तो या तो हार्ट का करता है, या कभी लिवर का करता है, या कभी आंखों का करता है। तो ये कॉमेडी का स्पेशलाइजेशन आपका कहाँ से आया और सोचा कैसे आपने? मैंने कॉमेडी के बारे में कभी नहीं सोचा, जो मिला वो करता चला गया, कभी किसी के पास गया नहीं काम मांगने। 2 काम आ गए तो उसमें जो कौन सा लूँ, पहले कौन आया उसको ले लिया, जो काम मिला उसको प्रसाद की तरह करता चला गया। एक प्रवृत्ति थी, मुझे लगता है शायद ये बात सुन के किसी को बड़ा आश्चर्य भी होगा, किसी को दुख भी होगा, लेकिन किसी आदमी को लगेगा इससे बड़ा कुछ काम पेशेंस का हो ही नहीं सकता। मैं 26 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, नाटकों से लेकर सीरियल, फिल्म, कॉमेडी कर रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी थी, ये मुझे अब रियलाइज हुआ, क्योंकि मेरा तो स्वभाव है, मैं तो वैसे भी विलन का रोल करोगे तो भी पर्सनल लाइफ में तो मैं ऐसा ही हूँ जैसा हूँ, मेरे सोच तो वैसी है कॉमेडी की। लेकिन वो गलती ये हुई कि जो रोल मिले वो करते चले गए, उससे फ़ायदा ये हुआ कि 25 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, नुकसान ये हुआ कि जो रोल करते हैं वो इसी रोल के लिए पहचानते हैं, उसके अलावा कोई दूसरे रोल देते नहीं है। नहीं, ये तो प्रसाद की बात हुई ना कि प्रसाद आया तो वो तो आपने ले लिया, उसमें आपने मंच भी गए आप, क्योंकि भगवान के द्वार पे जाना है तो प्रसाद तो मिलता ही है, और प्रसाद को तो आप ना नहीं कह सकते। लेकिन ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं ना कि किस भगवान के पास जाना है। तो वो कहाँ से डिसाइड हुआ कि भाई मुझे ये करना है, लेकिन मुझे ही मिला, ऐसा कभी हुआ? या फिर आपको लगता था कि जो मिला वो शायद अच्छा ही मिला क्योंकि यही मैं करने आया था? अब तक जो मिला वो उससे मैं खुश हूँ, उससे मैंने सब कुछ
पाया, एक कलाकार को पहचान के अलावा मान सम्मान धन जो भी चाहिए होता है उस स्तर पर, मेरे स्तर पे सब कुछ दिया ऊपर। लेकिन एज एन एक्टर, कलाकार के नाते अब मैं ज़िंदगी में नहीं चाहता हूँ कि मैं कॉमेडी का रोल करूँ, या जिस कॉमेडी करूँ तो मुख्य भूमिका में करूँ, लीड रोल में करूँ। और कॉमेडी के स्तर को इंडिया में उस तरीके से नहीं सराहा जाता या लिया जाता कमर्शियली, सिर्फ पर्सनल, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में वो धन से लेकर के मान सम्मान से लेके, एक एक्टर है चुपचाप आता है, बोलता नहीं है, ज़्यादा पैसे भी ले रहा, एक्टिंग में हक देता है, तो उसकी अलग वैल्यू होती है। एक आप चुपचाप आए, अपना काम करके चले गए, हंसा भी गए, एक सीन था उसके 2 बना दिए, 4 डायलॉग राइटर ने लिखे थे, उसने 8 बोल दिए, आप सबको हंसी आई, आपने सीरियल में अपनी फिल्म में लगा भी दिया और आपने उसको ट्रीट वैसे ही किया। तो वो एक चीज जो भाव है वो मैं अब मेरी लड़ाई अपने आप से है। हालांकि संघर्ष आज तक भी मेरा कंपटीशन मुझसे ही है। मैं जिस गांव का हूँ, गाय भैंस चराने वाला हूँ, मतलब आटा चक्की पे खुद पिसाने जाता, मेरे साथ के लोगों का ने तो अब तक नहीं सोच पाया कि बड़े होके क्या बनेंगे। तो मेरा कंपटीशन मुझसे ही रहेगा हमेशा। मेरा कंपटीशन ऋतिक रोशन से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पैदा पहाड़ में हुआ हूँ, मैं आया हूँ मुंबई। रेल क्या होती है, ट्रेन क्या होती है, फीस क्या होती है, नहीं क्या होती है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, सब मुझे मेरे को पता है, हेमंत पांडे को ही पता है। तो हेमंत पांडे जब भी उस हेमंत पांडे को याद करता है तो उस हेमंत पांडे से कई लाख गुना ऊपर पाता हूँ अपने आप को। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस तो किसी भी एक्टर में नहीं होता जो यहाँ का है या यहाँ का सुपरस्टार है या यहाँ का एक्टर है। तो मेरा कंपटीशन मुझसे ही है, तो उसके आधार पे मैं अपने आप को सबसे लाखों लाख सबसे ज़्यादा परसेंटेज में सफल पाता हूँ। आपकी लड़ाई खुद से, जैसे अभी आपने बोला, वो कई टैलेंट लोगों के, नए टैलेंट्स लोगों का शिकायत होती है कि भाई जब वो ऑडिशन पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि भाई अगर किसी मनीष नाम का लड़का है या सुरेश नाम का लड़का है, मान के चलिए, अगर मनीष को रोल मिल जाता है, ये जानते हुए कि सुरेश को पता है, सुरेश के दिल को पता है कि परफॉर्मेंस उसने अच्छी दी है, लेकिन रोल उसको मिल जाता है, तो क्या ये ईर्ष्या की भावना, या हम कहें क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पार्शियलिटी करती है जान पहचान की वजह से, या टैलेंट ही देखती है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आदमी जो सोच रहा है वो आदमी जिंदगी भर आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये पहचान नहीं होती कि वो मेरे अंकल हैं, प्रोड्यूसर बन गए, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरे को ले लिया, क्योंकि जान पहचान थी हमारी। अंकल हैं बेचारे, प्रोड्यूसर हैं, आप में टैलेंट ही नहीं है तो प्रोड्यूसर इतना बेवकूफ़ नहीं कि आप पे करोड़ों रुपए लगाएगा। आप में टैलेंट है तभी वो, भले ही सगा है चाहे नहीं है, ये सच्चाई की बात है। क्यों आप आदमी अपने पैसे बर्बाद करेगा? कोई प्रोड्यूसर, उसको पता है मेरा सगा है तो वो ले रहा है, उसको पता है मेरा सगा नहीं है तो बोला बेटा अभी थोड़ा सा ना आप थोड़ा डायरेक्शन में चले जाओ बेटा, या इसमें चलो, किसी तरह से वो चाह रहा है कि मेरा पल्ला छूटे। तो वो कुछ नहीं है। और आपने किसी रोल के लिए गए, ऑडिशन के लिए गए, वहाँ आपका नहीं हुआ, तो ये तो आपकी डेस्टिनी है, जिसको मिला उसकी अलग डेस्टिनी है। पर अगर मान लो कल को रातों रात वो दूसरा लड़का जो सितारा बन जाता है, वो भी सितारा बन जाता है, तो क्या आपस में दुश्मनी करना एक अच्छी बात होती है इंडस्ट्री में? नहीं, ये तो मूर्खता वाली बात है। ये तो आम इंसान वाली बात हो गई। मतलब एक सामान्य, सबसे कॉमन मैन तो नहीं, कॉमन मैन में तो बहुत उम्मीदें होती हैं, गंदे वाली कैटेगरी में आ गए आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। मतलब सफल होने की पहली निशानी तो यही है। ओके, सफल होने की पहली निशानी ये है कि आप ईर्ष्या का भाव त्याग दो। आपने ईर्ष्या का भाव त्याग दिया, त्याग करके आप एक सेकंड के लिए इस बात को सोचो, फिर तो आप सक्सेस ही हो ना। करेक्ट। आपने त्याग दिया, कट्टू, आप सक्सेस, आपको बचा ही नहीं कुछ, अब ईर्ष्या ही नहीं बची किसी से, तो हो गया खत्म, सफल हो गए। आज हेमंत जी, आज आप इतने सफल कलाकार हैं, जब आप पीछे पलट के देखते हैं या जब अपने गांव में जाते हैं तो लोगों का क्या रिस्पांस है? पहले तो हम जानना चाहेंगे नेबर्स लोगों का क्या रिस्पांस होता है, और ख़ास तौर से आपकी मम्मी डैडी का, जो आज आपको सफल देखते हैं, तो उनके वो पहली प्रतिक्रिया भी क्या थी जब आप एक सुलझे और मंझे हुए एक कलाकार बन गए और जिसको दुनिया जानने लगी? तो जब लोगों ने बताया कि अरे आपका बेटा तो एक कलाकार बन गया, तो उनका पहला रिस्पॉन्स क्या था आपके प्रति? क्या शब्द थे वो पहले? देखिए, ये बात का समय तो निकल चुका है, ये इतने वर्षों में ये बात आई ना। शुरू में ये हुआ था कि मेरे साथ के पिताजी के दोस्त बोलते थे मेरा बच्चा वो रुड़की इंजीनियरिंग में निकल गया, तुम्हारा क्या कर रहा है? कोई बोल रहा है कि उसका आशुली क्या हो, तो आशुलिपिक बोलते हैं, कुछ बोलते हैं क्लर्क, उसमें हो गया है, ये हो गया है। तो बोलते तुम्हारा क्या कर रहा है? तो उनको थोड़ा सा शर्म आ जाती थी, बोलते थे नाटक कर रहा है। नहीं वैसे क्या कर रहा है? तो अब हम तो क्या थे, हम तो बताते नहीं थे, दिल्ली में खस्ता हाल चल रही थी जिंदगी।
तो वो एक दौर था, पलटते पलटते पिताजी के मन में भी शायद रहता होगा कि ये कहाँ फंस गया यार, मैं मेरा लौंडा क्या कपूत निकला, ये निकला, या होता होगा उनके मन में भाव आया होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं टीवी में, क्योंकि मैं टीवी में आया हूँ मॉर्निंग ट्रांसमिशन में, मैंने दूरदर्शन देखा है। बिल्कुल। मैं आज इतने वर्षों से हूँ, मेरे घर में टीवी नहीं चलता। और एक वक्त था कि टीवी खरीदने को पैसा नहीं था, दोस्तों के लोगों के घर दूध दही वही दे के आते थे कि ये हमें टीवी देखने देंगे। और आज 8-10 टीवी अपने लाइफ में अपने पैसे से खरीद चुका हूँ। अब टीवी से मोह खत्म हो गया। बिल्कुल। कि ये बेवकूफ़ बनाने का इससे बड़ा धंधा कुछ नहीं है। सच्चाई की बात तो ये है ना। तो वो एक दौर था। तो वो पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हाँ, मॉर्निंग ट्रांसमिशन में मैंने एक्टिंग की है। तो तब वहाँ के बच्चों को पता लगा, सुबह सुबह 7 बजे मेरा सीरियल आता था दूरदर्शन में, DD1 पे। तो लोगों ने देखा शहर में, तो उनके भाव बदले, शहर को पता लग गया, अखबारों में आ गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। फिर सब लोग तारीफ करने लगे, पिताजी को बोलने लगे। तो उनको धीरे धीरे लोगों ने उनका सीना चौड़ा किया, लोगों ने उनको तकलीफ भी दी। ये एक हुआ। फिर समय आने लगा, टीवी वाले, अखबार, ये सब तो चीज़ें होने लगी। पिताजी को सम्मान मिलने लगा कि DM साहब कभी बुला रहे हैं, कभी कोई बुला रहा है, कभी आप किसी मिनिस्टर को भी बोल रहे हैं कि मैं अपने वहाँ के हेमंत पांडे के पिताजी हैं, तो उनको अरे 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 अरे, क्योंकि तो वो भी उनको सम्मान से बुला लें। तो एक अचानक जो परिवर्तन आता है ना, हमारे परिवार में आया। मतलब मान सम्मान के प्रति जो खुशी होती है, वो वाला भाव एक आया। फिर दूसरा ये भी आया कि मान सम्मान को कैसे बरकरार रखा जा सके। शुरू में तो आदमी लड्डू खाया होता है, फिर लगता है कि अरे लड्डू ही खाना है, डायबिटीज भी हो सकती है। मतलब वो एक भाव। तो अब सारे उतार चढ़ाव परिवार ने देखे हैं, खुशी देखी है। मुझे खुशी होती है कि एक कला, एक किसी भी इंसान को मुझे लगता है ये बहुत चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में मतलब ये भी एक तरह से जिम्मेदारी जैसा ही काम है। आपको मान सम्मान जो मिला है ना, ये मान सम्मान को आप किस तरीके से लेते हैं उस तरीके से है, लेकिन ये इसको जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी। इसको आपने जितना लंबा कैरी कर लिया उतना ज़्यादा ये देर का नशा है ये। बल्कि मैं तो बोलूँगा कि आपके नाम से शायद उत्तराखंड भी जो है, लोग आपके नाम से बहुत घमंड करते होंगे। उत्तराखंड मतलब हेमंत पांडे। मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं अभी कनाडा भी गया था, वहाँ भी हमारे काफ़ी फिल्म मेकर जो पहले उन्होंने उत्तराखंड की फिल्में बनाई हैं, वो सब लेके, पराशर गौड़ जी थे, उन्होंने पहली एक फिल्म बनाई थी। वहाँ कनाडा में उत्तराखंड के मुझे 25-30 परिवार आ गए मिलने के लिए। मिलने मतलब उन्होंने अपने घर में बुला लिया, पार्टी हो रही है, लोग आवाग आ रहे हैं, वो एकदम गढ़वाली में बोल रहे हैं, कुमाऊनी में बोल रहे हैं, और कट्टू कैनेडियन इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो एक जो कल्चरल डिफरेंस आया ना, कि वो मैंने देखा पड़ा कि मेरे गांव के लोग बोल रहे हैं गढ़वाली में काकचब है जी, और की बात है मतलब बहुत सालों इस तरह का फ्लेवर में बात कर रहे हैं, और कट्टू एकदम कनेडियन फ्लेवर में बोल रहे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और वो जितना सम्मान मुझे दे रहे थे वो मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। अब हम ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके आप डिजर्व भी करते हैं, हकदार भी हैं इनफैक्ट आप। अब ये बताइए हेमंत जी की बी फॉर बॉलीवुड, बी फॉर ब्राइट, आप तो ब्राइट हो गए बॉलीवुड में। अब स्कूल की बात करें तो एज फॉर स्कूल एज फॉर स्लो थे आप, या बिल्कुल वहाँ पे भी ब्राइट थे? नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत ढीला था। मैं पढ़ाई में ढीला ऐसा था कि मैं सोचता था ये मेरे। कोई अच्छा वाकया बताइए, जो मजेदार वाकया कुछ आपको। मजेदार वाकया तो छोटी क्लास से ही हो गया था, कक्षा 3 से। हाँ, क्या हो गया था? हम स्कूल जाते थे, लगा यार यहाँ तो स्कूल जाना, इधर थोड़ा अच्छा खुला दिख रहा है, तो वहाँ चले गए कक्षा 3 में। तो हम स्कूल ही नहीं जाते थे तब से। तो टीचर, फिर मेरे को डांट पड़ी। बिच्छू घास होती है पहाड़ में, एक बिच्छू घास, वो लगाते हैं, मेरी पिटाई हुई। उससे पहले मैंने बोला, मैंने कहा पिताजी जब आप कक्षा 3 की क्लास में आए तो मैं 4 में चला गया, जब आप 4 में आए तो मैं 3 में चला गया, तो मतलब आपसे गलती हुई है, मैं था स्कूल में। तो वो एक भाव था, और पढ़ाई में कोई मन नहीं था, क्यों पता नहीं क्यों मन नहीं था। और उसके बाद धीरे धीरे कई स्कूल बदले जाने लगे मेरे, इसलिए मेरे क्लास फेलो बहुत ज़्यादा है। क्लास फेल हो गए वो, तो हर क्लास में फेल होते थे। तो वो एक चीज़ होती थी। और घर में ठंड के दिनों में तो 8 बजे 7 बजे सब सो जाते हैं पहाड़ों में, तो मैं रात का शो देखने चला जाता था। रजाई के अंदर अपना स्कूल बैग, अपना स्केल, पटरी, बस्ता जो भी है, उनको तकिए वकिए को अंदर हेमंत पांडे बना जाता था, और उसके ऊपर रजाई डाल देता था। अच्छा। तो घर वालों को लगता है सो गया है, कोई बात नहीं। मैं निकल लेता था फिल्म देखने। अच्छा। तो इसके प्रति था तो नशा था, जुनून था सिनेमा का। पढ़ाई में कुछ दिलचस्पी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? आपने अचानक फिर पढ़ाई की बात कर दी।
मुझे इतिहास में कुछ कुछ चीजें अच्छी लगती थी कि फलाना राजा की कहानियां ये अच्छा। या उस तरह का वो। और सारे सन आपको याद रहते थे कि कौन से सन में किस राजा ना ने क्या ना ना करा? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा। नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कुछ भी किसी ये मालूम नहीं होता था कि अकबर का बर्थडे कब है, लेकिन ये मालूम होता था कि कुछ नहीं। अमर का बर्थडे कब है। फिल्मों का भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी लिखनी थी, तो मैंने हाँ, बोला बड़े अलग स्वभाव के थे, ये थे वो थे, जो जो कुछ कुछ जो मालूम था एक्चुअल वो लिख दिया। फिर मैंने एक अलग से लाइन बोल दी उनके लिए, मैंने कहा इनकी एक खास बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। मैंने कहा ये 6 महीने सिर्फ आम ही आम खाते थे, हाँ, अन्न नहीं खाते थे, हाँ, और बड़े मधुर से को जो मन में आया वो लिख दिया उनके बारे में। हाँ, मैंने सोचा कुछ तो पेज भरेगा, बिल्कुल। और एग्जामिनर को लगेगा चलो है ठीक ठाक, तो कोई मतलब नहीं था पढ़ाई से, कुछ नहीं था। लेकिन स्कूल में आप नाटक में बहुत रुचि दिखाते थे? हाँ, नाटक की ये उस था समय भी आपका पैर शेक नहीं हुआ जब आपने स्टेज पे चढ़े और 600-700 बच्चों के सामने आप फेस करते थे क्राउड को, तो उस समय नर्वस नहीं ना था ना आपको? ना ना, यही तो बात थी। तो ये इसका एक्स फैक्टर क्या है फिर ये? पता नहीं, मुझे लगता है कि मैंने इस चीज को कभी लिया, शायद मैंने सोचा मैं हमेशा अकेला हूँ, या एक आदमी मुझे देख रहा है। प्रिंसिपल वैसे तो जो पढ़ता नहीं है उसकी इमेज सबसे बेकार होती है, लेकिन अपनी ये थी कि जब ऐसे कल्चरल बात आएगी तो सबसे पहले हमको लिया जाएगा, मैं ही डिसाइड करूंगा टीम क्या, ये वो सो कौन सा रोल करना है। ओके। तो वो वहाँ पे एकदम बॉस थे फिर हम। अच्छा, तो मतलब कभी भी ऐसे नर्वसनेस फीलिंग कभी आई नहीं, मतलब नहीं नहीं, वो कहीं नहीं आई, और मतलब इन चीजों के लिए तो किसी भी तरह से हम काम कर लेते थे, और मजा आता था रात रात भर भी। और जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया तो जब आपको मालूम पड़ा किसी दिग्गज कलाकार के साथ आप काम कर रहे हैं और वो स्टार का बेटा हो सकता है या स्टार की बेटी हो सकती है, तब नर्वसनेस फिर नहीं आई? तो वहाँ पे कुछ बीच में बगल बगल में भी स्पॉट बॉय दादा सब लोग होते थे उस समय? पहला एक किस्सा तो दिल्ली का बताता हूँ, जब टीवी के लिए एक सूरदास जी पे एक फिल्म बन रही थी, मुझे सूरदास का रोल मिला, तो रिफ्लेक्टर पहली बार फेस किए थे दिल्ली में, आंखें वैसी बंद हो गई, तो डायरेक्टर ने ताली बजा दी, बोले क्या एक्टिंग करी है। उसको पता ही नहीं मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। वो फोटोशॉप हो जाती है। हाँ, तो वो एक मजेदार था। दूसरा, मुझे कुछ कहना के दौरान अमरीश पुरी जी के साथ मैं काम कर रहा था, एक सीन था, मैं आता हूँ ताऊ जी, मैं तो बहुत पढ़ाई करता हूँ, ये वो सो स्ट्रीट लाइट में भी करता हूँ, लोग मुझे पढ़ाकू पढ़ाकू बोल के चिढ़ाते हैं, ये सीन था। तो जैसी एंट्री की स्टेज शॉट में, तो अचानक डायलॉग बोलते बोलते खो गया मैंने कहा अरे ये तो अमरीश पुरी है ना, मालूम है उनके साथ रोल कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग बोलते बोलते अपना किरदार छूट जाता था और सामने अमरीश पुरी जी दिखाई देते थे, तो आप भूल जाते थे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को एकदम अलग, मतलब ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन लार्जर देन लाइफ आदमी क्या होता है, वो कलाकार कौन होता है, पर्दा क्या होता है, वो सब चीज आपने सिनेमा में देखा है उसको, और आप वहाँ सामने उनके एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो एक था मेरे लिए शॉकिंग। फिर बोले अमरीश जी की लंबी सांसें ले लो, तो लंबी सांस लिए के आए, फिर लगा यार कि अपनी बेइज्जती हो रही है, चुपचाप अब एक टेक ही करो। फिर मैंने कहा, फिर भूल गया दिमाग से कि फिर तो एक्टर वाली बात आ गई। अच्छा। तो वो एक किस्सा था, एक बच्चन साहब के साथ था, आन फिल्म नहीं, आन नहीं, कौन सी, वक्त, उनका कुछ साउथ इंडियन दोस्त बना था। तो अचानक, क्योंकि बच्चन साहब ऑरा टाइप उनका एक होता है ना, कि बच्चन साहब के पीछे ऐसा लगता है हजारों बच्चन साहब और साथ में, तो थोड़ा डिस्टेंस, तो वहाँ भी एक किस बार ऐसा हुआ, बाकी अब ऐसा नहीं होता ऐसा। लेकिन आज आप स्टार कॉमेडियन है, ठीक है ना, तो ये कभी ऐसा है जैसे कभी और ऐसे होता है कि डायरेक्टर कभी अगर मान लो नया भी हो, या चलिए मान लीजिए बीच का डायरेक्टर हो, अब ज़्यादा बड़ा डायरेक्टर नहीं हो अगर मान लीजिए, और उसमें मालूम है कि स्टार कॉमेडियन आप हैं और उसमें आप किसी फ्रेशर लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि कभी किसी फ्रेशर ने अगर टोक दिया डायरेक्टर सर, वो थोड़ा सा उनकी आंखें बनती, जैसे आपने भी बताया कि आंखें बनती, तो उस केस में डायरेक्टर से बोल सकता है अरे यार वो स्टार कॉमेडियन है यार, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते, उसको जो शॉट होगा वो ओके ही होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो डायरेक्टर की बात होती है, कुछ मूर्ख होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन और आप अपने सीन्स को चेक करते हैं शॉट के बाद में? नहीं, मैं मॉनिटर कुछ नहीं देखता, मैं टीवी देखा ही नहीं, तो मॉनिटर भी नहीं देखा मैंने तो। लेकिन जो एक्चुअल फिल्म बना रहा है डायरेक्टर, उसको सब पता होता है मेरा कैरेक्टर फैल रहा है, इसको समेटना है, क्योंकि हम फैलते हैं ज़्यादा हैं, हमको समेटना पड़ता है, या एकदम ही ढुस हो गए तो बोले सर थोड़ा और ब्राइट कर दीजिए, तो वो हमको पता है, लेकिन हमसे ज़्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर है। हम तो भेड़ हैं कायदे से देखा जाए तो, एक्टर भेड़ की तरह है, उसको कैसे हाँकना है, क्या कहाँ हाँकना है, वो डायरेक्टर का बात है।
ये 100 करोड़ की जो बात करते हैं आजकल लोग, आजकल बहुत एक्सपेक्टेशंस बन गई इंडस्ट्री में, मल्टीप्लेक्सेस ज़्यादा ज़माना आ गया है और बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पैदा हो गए हैं। तो ये 100 करोड़ का जो फंडामेंटल है, जो पहले ज़माने में, उस समय में 10 साल पहले या 20 साल पहले होता नहीं था, ये 100 करोड़ से आप सहमत हैं कि 100 करोड़ हो गई तो समझो इसका मतलब एक्टर इज़ वेरी सेफ, मतलब यानी कि सबकी रोटी बिल्कुल बहुत अच्छे से चलती रहेगी 100 करोड़ में, और अगर वो 50 करोड़ में हो तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो मीडियोकर हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये एक सामंतवादी प्रथा है, एक पूंजीवादी प्रथा है, जो कि सदियों से यही होता आ रहा है कि पैसे वाले लोग और पैसे वाले होते चले जाते हैं, या वो उसको फिर दूसरे तरीके से पैसा अपना पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन यह सिनेमा क्रिएटिव काम है। इसका एक उदाहरण है अभी फिल्मिस्तान फिल्म। करेक्ट। तो सिनेमा है, वो एक दुकानदारी अलग है कि आपने 30 करोड़ की पिक्चर बनाई, 15-20 करोड़ रुपए आपने उसमें लगा दिए तो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया आपका, और उसके बाद आपने हजारों थिएटर ले लिए, उसकी पब्लिसिटी उतने लेवल पे हो रही है, और जिस व्यक्ति को आपने एज एन कलाकार लिया हुआ है उसकी स्टार वैल्यू ऐसी है कि उसकी वजह से दर्शक आ जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा लेवल का जुआ है, वो एक अलग चीज़ सिनेमा है। और फिल्मिस्तान जैसा एक सिनेमा वो एक अलग है, या इस तरह की फिल्में, छोटी फिल्में, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या ऐसी कोई भी कई फिल्में हैं ऐसी। सिनेमा एक अलग काम है, क्रिएटिव एक अलग काम है, लेकिन वो इसीलिए अलग रहेगा हमेशा कि गांव से आने वाला आदमी, छोटे शहर से आने वाला आदमी, कभी उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ से आपका कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिनेमा फिल्म जो है 5,000 रुपये में भी बन जाती है, और वही फिल्म फेस्टिवल में जाती है, वहाँ दुनिया के बेस्ट लोग उसको देखते हैं, उसके बाद आपको बुलाया जाता है, आपको सम्मान दिया जाता है, आपको बड़ा काम दिया जाता है। तो किसी को भी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटे शहर का हूँ, मैं ये कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये कुछ दुकान बड़े बड़े बिल्डर जो है झुग्गी झोपड़ी वालों को हमेशा ही निकालना चाहते हैं, बस ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। राइट। ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि आज आप सक्सेसफुल फिल्में भी करते आ रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है आज के दिन में? जब आज सीनियर एक्टर हैं आज आप, तो पैसा इम्पोर्टेंट है या स्क्रिप्ट? सबसे पहले तो स्क्रिप्ट और अच्छा प्रोडक्शन, अच्छे लोग, और अगर वो नहीं है तो पैसे। मैं दोनों में संतुलन बना लेता हूँ। फर्क क्या होता है प्रोडक्शन को लेके? प्रोडक्शन देखो, अगर आपका रोल अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है कि यार घर में पैसे भी नहीं है, लोगों के पास 10-10, 20-20 हज़ार के लोग नौकरी कर रहे हैं, 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको 2, 4, 5 लाख 10 लाख मिल रहे हैं, अभी तक का स्टेटस ये है, तो मुझे लगता है खाली तो हूँ ना यार, साल भर का आ जाएगा, जिस जो मन का नहीं है उसी में साल भर का आ रहा है, तो चलो, क्योंकि अपने मन का तो फिर तब भी हम कर ही लेंगे उसको। और ऐसा भी हो सकता है कभी ये भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी एक्टर को अगर फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी स्टार कास्ट मिलती है, इसमें बड़े बड़े नाम हैं, दिग्गज नाम है, और जानते हुए भी कि वो स्टार कास्ट ऑलरेडी 3 महीने पहले 100 करोड़ आके दे चुकी है और सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई है, तो अगर वो प्रोड्यूसर बोलता है कि यार नरेशन को छोड़ो, तुम बस साइन कर लो, तो आप क्या करोगे? नहीं, मैं ऐसी फिल्मों को करता ही नहीं। यही तो मेरी जीत है ना, मेरा कंपटीशन हेमंत पांडे से है, और हेमंत पांडे वो फ्लोटिंग वाला सेफ नहीं हो जाता? फ्लोटिंग करता है, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है ऐसा मामला है जहाँ रोल करके, मुझे वहाँ पैसे नहीं देखते हैं, वहाँ रोल देखते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी आप नरेशन को मत सुनिए, हाँ ही कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वो नहीं, हम अपनी तो लड़ाई एक्टिंग करने की है ना, अपनी लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई, अब हो गई है। यानी कि 2014, 15, 16 ये 3 साल मेरे कोर्स है अपने आप को, जैसे डॉक्टर का कोर्स करता है, इंजीनियर का करता है, या कोई कुछ करता है, तो मेरा ये 3 साल का कोर्स है। मेरा करियर शुरू होगा 2016 के बाद। ये तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में आपने करी हैं। ये सच्चाई की बात है। मैंने आज तक सच में, अगर आप मुझसे एज एन एक्टर पूछ रहे हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से कोई काम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ऊपर वाले ने 26 साल तक लाइट कैमरा एक्शन के बीच में मुझे रखा, हमेशा काम मिला, पैसे मिले, सारे सुख मिले, ऐश्वर्य मिला, वो अलग बात है। तभी आप विकिपीडिया पर हैं। ये बताइए हेमंत जी कि पास टाइम में, जैसे आपको कभी बहुत कम वक्त मिलता है नॉर्मली, तो आप पास टाइम में क्या पसंद करते हैं? आपकी चाहत क्या है? क्रिकेट चाहत है? क्रिकेट देखते हैं आप? नहीं, हम लोग तो टीवी नहीं देखते, तो क्रिकेट तो उसी में दूर हो गया। हाँ, फुटबॉल मुझे पसंद था, मैं अभी भी गाड़ी में कभी कभार फुटबॉल रख लेता हूँ, जहाँ खुली जगह मिली निकाल ली। कौन सी आपकी फेवरेट टीम है फुटबॉल में? मैं नहीं, उस तरह की नहीं, मेरा कोई वो नहीं। अब फुटबॉल बॉडी के लिए अच्छा, पर्सनल। अच्छा, आप खेलते हैं मतलब? हाँ, फुटबॉल आप दोनों। कौन से साइड से खेलते हैं? राइट फ्लैंक से या मिडिल से या आगे से, कहाँ से खेलते हैं? मैं तो पहले सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, फिर मेन सेंटर फॉरवर्ड ही होता था, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा सोच हो जाती है ना कि जैसे आप मान लीजिए किसी में आप घुस जाता है, कोई अभी आदमी कोई चीज में मन रम जाता है उसका, तो कभी ऐसा भी नहीं आया कि शायद फुटबॉल प्लेयर ही बन जाए, ये भी तो आसान है?
नहीं, फुटबॉल प्लेयर हम तो उस गांव के हैं ना, हमें पता ही नहीं था फुटबॉल में भी जिंदगी बनती है। हम तो बस अपना फुटबॉल तो बाद में खरीदने लगे, उससे पहले कपड़े की बॉल है ना, पुराने कपड़े ले उसको बड़ा गोला बनाया, बड़ा सुई से सिलते थे, और उसके बाद लाख होती है, एक लाख से वो टाँके दाब देते थे। उस ऐसे हम तो पुराने कपड़ों के फुटबॉल खेलिए, तो हमें पता नहीं था करियर बनता है। वो तो आज देख रहे हैं सबसे बड़ा करियर तो फुटबॉल में ही है। अच्छा, लेकिन और क्या चाहते हैं आपकी, क्या और क्या लाइकिंग्स हैं आपकी इसके अलावा? देखिए, मुझे घूमने का शौक है, मुझे अच्छा संगीत सुनने का शौक है, और मैं पिछले 12-13 साल से मुंबई से हर साल 2-2 महीना उत्तराखंड जाता हूँ बाई रोड। बाई रोड? वाह, 2 महीना। मैं मतलब आप एग्जॉस्ट नहीं होते ड्राइव करते करते? नहीं, ड्राइव मैं दिल्ली तक ड्राइवर चलाता है, उसके बाद जैसे ही आगे निकले, नैनीताल आया या हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश गए, फिर ड्राइव मैं करता हूँ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। और 12-13 साल से ऊपर वाले ने ये क्रम बनाए रखा, और 1.5-2 महीने का। और मैं कोई काम नहीं करता, मतलब पैसे कहीं लगा कि बहुत ही पैसे मिल रहे हैं तो आ गए, या कहीं कंटिन्यूटी में फंसे हैं तो मैं आ जाता हूँ शूटिंग करने, सिर्फ अपने लिए। बच्चे भी सब वहीं रहते हैं। आप वैसे बहुत लाइव और सिंपल इंसान हैं। मैं एक ज़रूर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आई होप आप उस पर बुरा तो नहीं मानेंगे, कि आप इतने क्या बोलते हैं सफल कलाकार तो अब हो गए हैं, अब तो ये दुनिया भी जानती है, तो कोई जो स्कूल की जो गर्लफ्रेंड कोई या कोई लड़की होती है जो आपको उस समय भाव नहीं दी होगी, तो आज तो आती होगी फूल लेकर के, हेमंत यार कम से कम मेरे को भी देख लो। हमें कोई भाव नहीं देती थी, और हम क्योंकि नाटक वाले थे तो हमारे वो भाव भी नहीं आते थे। बाकी लोग तो भाव तोल करके आगे निकल लेते थे बहुत, हमारे मन में कोई भाव ही नहीं आता था, क्योंकि हमको दादा ही बोलते थे सब, क्योंकि एक ग्रुप था ना, वो था। लेकिन एक लड़की जो मुझे पसंद थी, वो उससे नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन वो आटा पिसाने जा रही थी, गेहूं पिसाने चक्की में, तो वहां से जैसे ही बाहर निकली, मैं टक से आटा चक्की के रजिस्टर में देख लिया, उसमें लिखा था 8 किलो 900 ग्राम गेहूं, हेमा। तो आज वो हेमा आपको मिलती है या कभी मिली नहीं, है? कभी नहीं मिली, क्योंकि कहाँ जिंदगी पर जरूर आई एम श्योर कि हेमा ने तो अपने बच्चों को तो जरूर बताया होगा, या अपने पति को तो जरूर बताया होगा कि पहला प्यार तो यार हेमंत था यार, तुम दूसरा हो गए। तो मैंने चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी मैंने लिखी, कैपिटल कॉपी एक होती है, वो सूर्य बना रहता है, आधा सूर्य, वो 64 पेज की चिट्ठी। तो उसमें भी क्या फिल्मी डायलॉग्स थे उसमें भी? हाँ, सब कुछ जो मन में था वो लिखा, और एग्जाम चल रहे थे, एनुअल एग्जाम, और मैं वहाँ लिख रहा हूँ, और मम्मी सुबह आके डांट रही, बोली रात भर पढ़ता है, एग्जाम के दिन है, ले दूध पी। और उनको पता ही नहीं मैं रात भर लव लेटर लिख रहा था। मैंने 64 पेज की चिट्ठी दे दी लड़की को, बोली उसने कॉपी ऐसे खोली कि शायद इसमें से एक पन्ना निकले, बोली इसमें नहीं है। मैंने कहा यही है। तो उसमें के कार्टून वार्टून भी कुछ बनाए थे क्या? एनिमेशन भी कुछ बनाया था? मन के ख्वाब, कवियों की दोहे, छंद सब डाल दिए, मतलब जो मन में आया सब डाल दिया। कॉमेडी की बात करें, उस जमाने में कॉमिक्स हुआ करती थी, आपको याद होगा, चाचा चौधरी, साबू है, जो भी इतने इमेजिनरी कार्टून होते थे, तो वो सब आपको बहुत अच्छे लगते थे? नहीं, हमें अच्छे लगते थे। वो हमारे शहर के हमारे जानने वाले रिच अमीर बच्चों के पास होते थे। हम तो गर्मियों की छुट्टियों में जब उनकी छटाई होती है ना कॉपियों किताबों की, उसमें ले जाते थे, बोले रद्दी वाले, मैंने हमें दे दो। तो चंपक वंपक लोटपोट ऐसी चीजें लेके आ जाते थे। फेवरेट कौन सी थी आपको इसमें? ऐसा कुछ नहीं, उनको हमारे लिए तो जिसको कुछ नहीं मिला उसके लिए तो सभी फेवरेट है। नहीं, लेकिन आज भी साबू अगर आपको मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे? आपको अगर इमेजिन करिए कि कभी किसी दिन साबू आपको इतना बड़ा मिल गया, तो आप वहां से भागना पसंद करेंगे या छुपना पसंद करेंगे? क्या करेंगे? सच्चाई की बात तो ये है कि हम वो कार्टून या उस तरह की दुनिया से दूर सच्चाई की दुनिया पे आ चुके हैं। बिल्कुल। तो मालूम है साबू कोई है ही नहीं, लेकिन अगर मिल गया तब आपका क्या रिएक्शन होगा? हेमंत पांडे जी क्या करेंगे उस समय? बात ही कर लूंगा। हाँ भाई साबू, आज तक तुमको वहां देखा, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा हेमंत जी, ये बताइए कि बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि आप कभी दुखी होते हैं? क्योंकि स्टार कॉमेडियन आप कभी भी ऑफ स्क्रीन में हमने कई बार आपको देखा है, हमेशा मुस्कुराते हुए हैं। कोई ऐसा चीज़ जो पल आपको याद करके शायद आपको अभी भी कुछ गम है या शिकवा है, कोई चीज़ से शिकवा, चाहे वो इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्री के बाहर हो, जो शायद आज आपने कभी बोला नहीं हो लेकिन आज शायद आप वो प्लेटफॉर्म से बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे कॉमेडी के लिए सराह रहे हैं लोग बाग, टीवी, फिल्म, जो भी आज तक मैंने किया, लेकिन मैं वो हूँ ही नहीं। सरप्राइज तो ये है, मैं हूँ ही नहीं वो। गलत समझते रहे लोग बाग आज तक। इंडस्ट्री में भी लोगों को पता ही नहीं चला, और मेरे को मजबूरी थी मेरी, मैं करता चला गया। लेकिन अब मैं जिंदगी में नहीं चाहता कि मुझे उस नाम से या उस काम से पहचान मिले। आप कुछ नया करना चाहते हैं? जी हाँ, नया करना चाहता नहीं हूँ, कर रहा हूँ अभी। अभी 8-10 फिल्में मैंने कंप्लीट की हैं।
जिसमें एक फिल्म है फ्लेम, जिसको उसमें मैंने मेन विलन किया। ऐसी 3-4 फिल्मों में मैंने विलन मेरी आ रही हैं और 3 फिल्में मुख्य भूमिका में आ रही हैं, लीड रोल में। और ये शुरुआत, ये 3 साल का मेरा कोर्स है जो आज 2014 से शुरू हुआ है, 2016 तक का ये कोर्स है। इसमें मैं एज एन एक्टर अच्छे अच्छे रोल कर रहा हूँ। इसके परिणाम, सारे परिणाम जो है, एक जो स्टेटस होता है जो मैं चाहता हूँ, और इसकी खास वजह यही है कि शायद एक्टर को जरूरी होता है, एक हर अच्छे कलाकार को जरूरी होता है कि वो अपनी इमेज को नया प्रेजेंट करे। ये सच्चाई की बात है कि सबसे खुशी की बात ये कि हमें लोग को पहचान मिला, कृष्ण के रूप में बहादुर पहचान मिली, या पांडे जी से मिली, या जो भी रेडी में पंडित जी से मिली। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ऐसे पहचान मिले, लेकिन हर कलाकार की चाहत होती है कि मुझे पहचाना जाए रोल से। उस मामले में बहुत लकी हैं। तो प्रोड्यूसर्स जब आपके जान पे जाएंगे तो वो रिस्क क्यों नहीं उठाते, या एक बार ट्राई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं है ना, एक। लेकिन जिसके साथ काम कर लिया उसको विश्वास हो गया। अभी मेरी 3 फिल्में जो मुख्य भूमिका में, मुख्य विलन में आ रही हैं, उसमें एक फिल्म आ रही है फ्लेम, जिसको एक नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला, दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में उसको मिला, कई फेस्टिवल में और गई है, और गोवा में जाएगी, मामी में जाएगी, और 50-60 में भेजी है उन्होंने। आपने बोला विश्वास नहीं है, बट सवाल क्या है फिर, ये समझूंगा कि कैप्टन ऑफ द शिप जो है प्रोड्यूसर ही होता है? नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी कह लो आप। बट एक्टर की उसमें कुछ नहीं हो सकता कि एक्टर की कुछ रिक्वेस्ट या कुछ सुनी है कि वो सीनियर एक्टर भी तब भी? नहीं, वो तो दुकानदारी है, तो उनको पता ही नहीं है, कि उनको यकीन ही नहीं है कि ये कर सकता है, तो इसलिए सोचेंगे क्यों? उनका भी कहना सही है, लेकिन एज एन एक्टर ये मेरी जिम्मेदारी बनती। अब मैं नहीं कर रहा हूँ कॉमेडी, नहीं कर रहा हूँ मैं, या करूँगा भी तो अपनी कॉस्ट पे करूँगा, अपनी कीमत पे करूँगा। तो ये आप, मैं समझो कि रिस्क उठा रहे हैं आप? रिस्क नहीं, मेरी शुरुआत हो चुकी है जनरली। मैं कुंडली पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैं किसी भी एक्टर को बोलता हूँ एक्टिंग में आना तो पहले कुंडली दिखा लो। कुंडली में ओके है आपके, तो फिर टेंशन ही नहीं ना, फिर तो आपके लोग आते जाएंगे। भाग्यवान होना जरूरी है। भाग्यवान यदि आप हैं तो गुणवान लोग तो आपके इर्द गिर्द रहेंगे ही रहेंगे। ये तो आपने अपना दुख बताया, कॉमेडी आपने बताया। नहीं, दुख नहीं, ये एक खुशी है कि 26 साल तक किसी तरह मेरे दिन निकल गए, बढ़िया से मैंने काम किया। लेकिन अंदर की तो वही अंदर की शुरुआत अब हुई है, क्योंकि अब मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ एक्चुअली। भले ही मैं साल में 1 फिल्म करूंगा, लेकिन मैं ऐसे एक फिल्म से मैं 10 साल रिलैक्स होना चाहता हूँ। अब मेरा लड़ाई वो है। अब उसके लिए वो ये जो फिल्में आ रही हैं, मेन विलन में फिल्में आ रही हैं, या वाह ताजिक मेरी फिल्म आ रही है, उसमें मैं मेन विलन हूँ। वो बहुत बड़े प्रोडक्शन और वो उसको बड़े लोग उसको रिलीज कर रहे हैं। ऐसी फिल्में बहुत सारी, या एज ए लीड रोल में मेरी फिल्में आ रही हैं। एक फिल्म आ रही है चल गुरु हो जा शुरू, ठग बाबाओं पे है, उसमें मेन रोल में हूँ। एक फिल्म है प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मैं लीड रोल में हूँ। और एक है बेबीज, कुछ इंग्लिश में नाम उन्होंने चेंज किया अभी नाम, वो एक फिल्म है, छोटी बच्ची और मेरी कहानी है। तो ऐसी, अब मैं थोड़ा सा एक्टिंग को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। मेरे मन के लोग वैरायटी के रोल, और सब में वैरायटी है। आप कॉमेडी में एक्सपर्ट हैं, गुस्सा कब आता है? गुस्सा तो आप मेरे काम देखिए, तब आपको मजा आएगा कि अरे बाप रे। वो तो पर्दे पे, कहीं पर्दे के बाहर कभी गुस्सा आता है? गुस्सा जहाँ, कब, किस सिलसिले में आता है? जहाँ परफेक्शन नहीं होता, चाहे वो आपके काम वाला, घर में काम करने वाला हो, कोई भाई हो, आप उससे बेहतर अगर आप जानते हो तो गुस्सा आता है। या कोई एक्टर, अपना कोई एक्टर खराब कर रहा है, आपको पता ही नहीं यार ये सच में ये ऐसा, ये गलत कर रहा है, तो थोड़ा तकलीफ होती है। या कोई डायरेक्टर, क्योंकि हर आदमी की किस्मत है ना, वो टैलेंट है कि नहीं वो मायने नहीं रखता। किस्मत है तो उसको पिक्चर मिल गई, वो डायरेक्टर बना हुआ है, नाम डायरेक्टर है उसका, पोस्ट डायरेक्टर, लेकिन अंदर से ढौ है, चालूबाजी से, जुगाड़बाजी से ठग करके प्रोड्यूसर को पटा करके पिक्चर बना रहा है। तो आप फिर ही माथा पीटने, अरे यार पैसे के लिए तो काम कर लिया, लेकिन ये तो बड़ा बेकार निकला गुरु, तो तकलीफ होती है। या कई प्रोड्यूसर किसी और भाव से पिक्चर बनाने आए होते हैं, और हमको लगता है यार इनकी तो नियति ठीक नहीं है, पैसे तो मिल रहे हैं, तो वो भी एक बुरा लगता है। कहीं पे भी, मतलब बुरा कहीं, जहां आपको लगता है इसमें मैं ठीक हूँ, इससे तो बेहतर हूँ, वहां आप बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। फिर मैं डरता नहीं किसी से, किसी बड़े एक्टर हो या कोई बड़ा डायरेक्टर, काहे को, जब ईगो को हट चोट पहुंच गया फिर काहे का बड़ा। बिल्कुल, तो वो मैं मायने नहीं रखता। ये बताइए कि पापा और मम्मी की, आपके जो आज आपके लिए वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं, उनका मैजिकल वर्ड्स कौन सा है जो आज आपको हमेशा, जहाँ भी अगर आप कभी गम में हो या कभी आप दुखी हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन बीइंग है आप, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा जो है पुश करती है और हमेशा आगे ऊपर बढ़ाती रहती है? परिवार में मेरी इमेज अच्छी नहीं थी एक्टिंग से पहले ना, तो बहुत प्रताड़ित लड़का था मैं, परिवार में हीन।
तो माँ एक ऐसी थी जो बोलती थी या कटी जाल 3 दिन ले कटी जाल, जब वो दिन नहीं रहा ई ले नहीं रौन, मतलब कट किसी तरह दिन निकाल ले, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, धैर्य रख सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रख, कट कट मतलब काट ले, दिन काट ले, किसी तरह दिन निकाल ले, बस आज निकाल ले तो कल अच्छा ही होगा, ऐसा उनका मानना था। वो इतने वर्षों में जब जब ऐसे, मैंने उससे पहले जो बात बताई गंदे या बेकार या आपको पसंद नहीं, ऐसे लोगों के साथ भी काम किया है, मैक्सिमम पैसे कमाए उनसे, उनकी फिल्में रिलीज भी हुई हैं, चली भी हैं, लेकिन हमको मालूम है ये नाम के बड़े दर्शन के छोटे हैं, ये तो बड़े गंदे लोग हैं अंदर से। तो वो चीज़ वहाँ काम आई, इसलिए 25 साल से मैं बिल्कुल 25 साल से नहीं, बल्कि लोग हर बच्चा भी जो है आपको जानता है, सिर्फ बड़े तो क्या बच्चे भी जानते हैं और आपको। पिताजी से मैंने ये सीखा कि चूंकि पिताजी के पास आदर्श उसूल के अलावा कुछ था ही नहीं, उनके दोस्त थे लोकेंद्र बहादुर चंद जो नेपाल के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो वो पिथौरागढ़ में उन्होंने साथ पढ़ाई की है, नैनीताल में वो पिताजी के रूम में वो आके रुकते थे, खुद होटल में रहते थे, लेकिन जब उनको लगता है कि आज मस्ती की जाए या अपने दोस्तों में जाए तो पिताजी के रूम में आ जाते थे। उतनी बड़ी उनका रिलेशन था, अभी भी उनका रिलेशन है। तो वो बोलते थे कि आप आ जाइए इधर नेपाल में, आपको जो चाहिए। तो पिताजी बोलते थे नहीं, विवेकानंद को अपना ही देश प्यारा था, और न उन्होंने किसी की चाय पी आज तक, 1 रुपया रिश्वत में नहीं दिया। उसका एक किस्सा मैं आपको बताऊं, हमारा गाय बैल ने खेत जोता, वो दारू पी करके पैसे ज़्यादा मांगने लग गया। अगले दिन आया था सुबह सुबह पी के, पिताजी पूजा करके सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, पिताजी को पता नहीं क्या गुस्सा आया। तब मैं बोलता हूँ, मैंने शक्तियाँ होती हैं इंसान में, किसी को हम पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने मिट्टी पकड़ी, बोला ले तेरा बैल ही नहीं रहेगा जा। उसी दिन उसका बैल मर गया। तो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मतलब किसी भी आदमी को हर्ट मत करो। तो वो मैंने सच्चाई की ताकत देखी है। और पिताजी ने कहीं कुछ रिश्वत वाला मामला ही नहीं आया, कहीं कुछ यही नहीं आया, सच्चाई से बोल देते थे। बॉस के साथ झगड़ा हो गया तो हो गया, फिर बहुत बड़ा बॉस आ रहा है तब जाके हो रहा है। मकान का नक्शा पास हो रहा था, छोटे शहरों में भी नक्शा बनता ना मकान का, उसके लिए उस वक्त 300 रुपये उनसे मांगे गए थे। पिताजी ने बोला मैं भारत सरकार की ऐसी नौकरी करना ही नहीं चाहता जिसके कर्मचारी से मकान, उसी का मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने पे पैसा लिया जा रहा हो। वो आदमी सस्पेंड हुआ। बिल्कुल। तो पिताजी से मुझे इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र मिला है कि दुनिया में कितना ही बड़ा कोई आदमी हो, नियत में खोट है तो 1 मिनट में समझ में आ जाता है कि इस आदमी से मिलना है कि नहीं मिलना होगा। बड़ा होगा तू अपने घर का, मैं अपने घर का बड़ा हूँ, पैसे से सही, नाम से न सही, लेकिन मैं अपने घर में सबसे बड़ा लड़का हूँ, सच में बड़ा लड़का हूँ। तो वो शक्ति मुझे ऊपर वाले ने दी है। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात, उम्दे आपने बात कही। इनफैक्ट ये तो आपने बिल्कुल एक क्रिश की जैसी एक मैजिकल पावर वाली वर्ड्स आपने टैलेंट्स के लिए कही। सच्चाई में ताकत है। बिल्कुल। आप मुझे कई बड़े, और इसीलिए आप अच्छे इंसान भी, क्योंकि आपने आज तक इंडस्ट्री में किसी को हर्ट भी नहीं किया, इसलिए आपके लिए करोड़ों फैंस आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं। बड़े तो छोड़िए, बच्चे भी आपके बहुत बड़े दीवाने हैं। मुझे खुशी है कि मेरे पसंद के लोग हैं दुनिया में, ताकि मतलब वो मजबूरी है कि गंदे माहौल में फंसे हुए हैं सब, लेकिन अच्छे अंदर से मैक्सिमम आदमी अच्छा होता है, लेकिन वो संगत की वजह से खराब हो जाता है। संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस वो आपको बचा लेती है। लाइटर साइड पे हम लोग बात करते हैं। आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो ये जो शादी हुई है, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि आपकी वाइफ ने कभी बोला हो कि भाई तुम इतना इंडस्ट्री में बाहर रहते हो, खूबसूरत लड़कियों के साथ में एक्टिंग करते हो, तो कहीं तुम्हारा कोई टाका तो नहीं है कुछ भी? क्या बताओ, मुझे सच्चाई बताओ क्या है। नहीं, मजाक तो ठीक है, लेकिन मैं मजाक नहीं होने देता हूँ घर में। मैं बहुत सीरियस तरीके से रहता हूँ कि मतलब जब ऐसा है ही नहीं तो फिर बात ही नहीं ना। तो वो लाइटर मोड में भी पत्नी को पता है और अपने बारे में भी पता है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हो सकता है उनके मन में आता हो, और थोड़ा बहुत आता भी होगा तो उसका उनकी सोच है। अब किसी के मन में कुछ और आ रहा है तो उसका कोई इलाज नहीं है। वहम एक ऐसी बीमारी है दुनिया में जिसका कोई इलाज नहीं है। ये संभव है उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन वहम की कोई दवाई नहीं है। आपने शक कर लिया तो आप लो बेटा तुम ही तड़पो जिंदगी भर। तो वो तो आदमी पर भरोसा होना चाहिए। तो श्रेय किसको देना चाहेंगे आप आज सफलता का? अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को, या किसको देना चाहेंगे आप? मैं अपनी पत्नी को तो आज के दौर में दूंगा ही दूंगा, क्योंकि जिसकी मतलब किसी आदमी की जिंदगी बर्बाद होने में उसकी बीवी का सबसे बड़ा योगदान होता है। अच्छा। और किसी आदमी का जीवन बनने में भी उसकी पत्नी का योगदान होता है। भले ही वो मेरे फील्ड की नहीं है, भले ही वो वैचारिक रूप पर उतने मतलब ब्राइटर स्तर पे ना हो, क्योंकि हर आदमी का अपना बैकग्राउंड है। मेरे जैसा क्यों कोई दूसरा होगा? क्योंकि मैं हेमंत पांडे हूँ तो दूसरा हेमंत पांडे कैसे हो सकता है?
ये सच्चाई की बात है, ये हर आदमी को स्वीकार करनी चाहिए। राइट। एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आपकी किसी से भी। मेरी पत्नी के रूप में है, जिंदगी भर के लिए ऊपर वाले ने मौका दिया तो ठीक है, अपने से कोई गलती ना हो, अपने से कोई अपराध ना हो, अपने से कुछ ऐसा ना हो कि उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे, उसके हर्ट हो। सेम चीज मैं अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ, अच्छा बाप बनना चाहता हूँ, अच्छा पति बनना चाहता हूँ। और आप एक अच्छे कलाकार भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं और बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे, वाकई में जैसे बोलेंगे ना कि एक भगवान के रूप में ही इंसान है, क्योंकि जिसने भगवान की तरह एक ऐसी प्यारी बातें सीखी है अपने माता पिताओं से भी, तो मेरे ख्याल से वो इंसान के अंदर में वो भगवान ही है आपके, शायद वो ये शक्ति मैं बताऊँ आपको हर एक व्यक्ति के अंदर है, हर एक व्यक्ति के अंदर। मैं कई योग सिखाने कई बार लोग गया हूँ, एक बार एक जेल में भी गया था अल्मोड़ा में, तो वहाँ मुझे बड़े बड़े लोग मिले, ऐसे लोग मिले जो अगले महीने अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीदने वाले थे, अब जिंदगी भर के लिए जेल में, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी उनके पास थी, एक बड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी के आगे पान वाले का खोमचा था जो नहीं हटा रहा था, उसको एक पल के लिए क्रोध आया, गोली मार दी, वो मर गया। अब ये आदमी जिंदगी भर हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकता, जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ सकता। मैंने वही कहा ना कि आपकी वाइफ तो बल्कि एक पत्नी नहीं बल्कि एक लक्ष्मी का रूप है वो आपके लिए, खास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी पत्नी से ना मैं खुश इसलिए हूँ, मैं घर के बारे में निश्चिंत हूँ। बिल्कुल, मतलब मुझे घर के नहीं तो कई एक्टर बेचारे डार्लिंग आज ये कर लें, पटाने के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, अपना कुछ मतलब नहीं है पटाने, सिंपल सी बात है। तो अपना कोई मेकओवर नहीं करना पड़ता। उनको आपके हिसाब से उनकी सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है और उनको आपकी अच्छी चीज कौन सी लगती है, एक चीज बताइए। उनको क्या अच्छी चीज लगती है तो वो जाने, वो तो वो जाने। और मेरा ये है कि एक अंदर की सादगी जो होती है ना, सच्चाई जो होती है वो लगती है, क्योंकि मेरी पत्नी भी नॉर्मल पत्नी की तरह थी शुरू में जब आई थी, लेकिन मैंने उनको बोला उस दिन मेरा मरा मुंह देखोगी जिस दिन प्राणायाम नहीं करोगी। तो 12 साल से प्राणायाम चल रहा मेरे घर में, मेरी पत्नी का, हमारे बच्चों की डिलीवरी नॉर्मल हुई, हमारे घर में कोई दवाई नहीं आती है, और जब प्राणायाम करोगे तो आप थोड़ा सा योग साधन में आगे बढ़ जाओगे, ध्यान जब लगने लग जाएगा तो कंपटीशन दुनिया से वैसे ही खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और हमारे घर में ये कभी बात नहीं होती उनकी कार ऐसी, उनका फ्रिज ऐसा, उनका घर ऐसा। तो हमारे और दूसरों में यही अंतर है, इसलिए मैं अपने आप को अपने दुनिया का सबसे बड़ा मानता हूँ। और हैं भी आप हेमंत जी, आप वो डिजर्व भी करते हैं। चलते चलते हेमंत जी, हम सिर्फ अंत में आपसे बहुत अहम बात जानना चाहेंगे, बल्कि हमारे जो टैलेंट्स हैं जो आपकी फिल्में देखते हैं, एंटरटेन होते हैं, वो भी एक आगे सपना देखते हैं कि मैं भी कोई हेमंत पांडे 2 बनूं। तो ये हेमंत पांडे 2 बनने के लिए ये 3 चीज़ें जो आप फील करते हैं वो क्या हैं, जो आप अपने फैंस जो कि हेमंत पांडे 2 बनना चाहते हैं उनको आप क्या राय देंगे? पहली राय तो ये दूंगा, हेमंत पांडे 2 तो वो कोई कभी नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक होता है, चाहे वो दूसरा एक्टर मनोज हो, रमेश हो, श्याम हो, सुरेश हो, शौफ हो, कुछ भी हो, वो बनेगा, वो बन सकता है। हेमंत पांडे नहीं, हेमंत पांडे 2 मतलब उनकी तरह सफल मतलब आप ही की बात को मैं कह रहा हूँ, लेकिन सफल बनने के लिए सबसे यही है, मैं अपने आप में विश्व रिकॉर्ड भी अगर बनाऊंगा तो भी मैं अच्छा हूँ, खुशहाल हूँ, क्योंकि आज 26 बरस के बाद मेरी 3 फिल्में एज ए हीरो आ रही हैं। जब हेमंत पांडे जैसा गांव का सबसे छोटा, सबसे निकृष्ट छोटी जगह जहां कोई है ही नहीं, जहां कुछ नहीं है, उस जगह से आकर के जब हेमंत पांडे अपनी फिल्मों में हीरो आ रहा है, विलन आ रहा है, देश में जा रहा है, विदेश में जा रहा है, तो दुनिया का या भारत का कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। 1 साल लगेगा कोई बात नहीं, 2 साल लगेगा कोई बात नहीं, 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, 25 लगे, 26 लगे, तो भी आपके पास उदाहरण है कि 26 साल के बाद भी आदमी अपने करियर के बारे में जो चाहता है वो उसको मिलता है, वो है हेमंत पांडे। तो अगर जब आपको 27वां लगेगा तो तब आप चिंता में आना, अदरवाइज तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, खुश रहो सब लोग। ओके, बट एक मंत्र जो आप देना चाहेंगे, फिर भी एक इंपॉर्टेंट मंत्र। इससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं हो सकता कि आप इस फील्ड में आए, 26 साल अगर आपको जब लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा, 27वां जब शुरू हो जाएगा तब आप चिंता करना, अभी चिंता की बात नहीं, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सबका दिन आता है, सबका समय। और उन माँ बाप का जो प्रेशर देते हैं उन बच्चों को कि भाई बहुत साल हो गया, महंगा है बॉम्बे, उसके लिए उनके लिए आप देखो, ये तो ऐसी लड़ाई है जब सबसे पहले विद्रोह आपके जिस दिन घर वाले करने लग जाएंगे वो आपके सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आप उस घर के लिए पैदा हुए हो, सिर्फ पैदा हुए, बाकी तो अपनी दुनिया बनाने आए हो। वो तो इत्तेफाक है कि आपने उस घर में जन्म लिया, किसी और में भी ले सकते थे। मोह त्यागना पड़ेगा। एक कहावत है पहाड़ में, उत्तराखंड में, द्यो चढ़ाया उन्होंने। चिड़िया के 5-6 बच्चे होते हैं ना, तो चिड़िया एक बच्चे को देवता को चढ़ा देती है।
तो माँ बाप ने सोचो कि एक बच्चे को द्यो चढ़ा दिया, देवता को चढ़ा दिया, तो मतलब वो एक्टिंग में आ गए हो आप। और एक्टिंग लाइन में, फिल्म लाइन में, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कैमरामैन हो, कोई भी हो, असफल होने की गारंटी है। ये गारंटी डेफिनेट गारंटी है, ये मैं दे रहा हूँ। मतलब ये इंडस्ट्री में ये रूल है, इसलिए बोल रहा हूँ। असफल होने की गारंटी है, सफल होने के चांस है। अब आप इस फील्ड में आइए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही है यार, मेरी दुनिया तो यही है। तो दुनिया आप तो ये इंडस्ट्री आपको स्वीकार करेगी, उसको पता है इसका कोई नहीं है, इसकी दुनिया यही है, तो खट से हो गया ना। वाह, व्हाट अ ग्रेट थॉट हेमंत जी। दोस्तों आप सुन रहे थे हेमंत पांडे, वर्सेटाइल एक्टर एंड जेम ऑफ बॉलीवुड। दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। एक चीज और बोलना चाहेंगे हेमंत जी? एक किस्सा मैं आपको बताऊं। एक बार मेरे किसी जानने वाले ने एक असिस्टेंट लड़की को मुंबई भेजा, बोला हेमंत जी से मिलना, ये करना। मैंने कहा इससे मिलो कौन, कहाँ टाइम खराब करो। मैंने उसको बोला तुम आ गई हो तो वहाँ जाना, वर्सोवा में, समुद्र के किनारे, और वहाँ से मुझे फ़ोन करना। तो वहाँ गई, बोली मैं उसको लगा वहाँ मिलने वाला हूँ मुझसे। मैंने कहा आ गई हो? बोले समुद्र के किनारे जाओ। मैंने कहा नज़दीक में जाओ, पानी के पास। बोली हाँ सर पहुँच गई। मैंने कहा कागज़ लेके जाना, पत्थर लेके जाना। नहीं, हाँ पहले मैंने उसको बोला कागज़ लेना, और वो कागज़ मैंने कहा इसको मोड़ो, मैश करो और समुद्र में डालो। बोली मैंने डाल दिया पानी में। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे पास आ गया पानी कागज़। मैंने कहा अब इसको अंदर पत्थर रखो और इसको मैश करो कागज़ को और समुद्र में डालो। बोली डूब गया। मैंने कहा बस अनुभव लाना है, टैलेंट लाना है, एक्सपीरियंस लाना है, अपने में वजन लाना है। जब वजन लाओगे तभी समुद्र अपनी ओर खींचेगा। जब आप में टैलेंट होगा, जब आप में धैर्य होगा, जब आप में सच्चाई होगी, जब आप में ईमानदारी होगी, तो बॉलीवुड ऐसे हंसते हंसते आपको उठा लेगा। सिर्फ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। वाह, दैट्स अ ग्रेट थॉट इन हेमंत जी। दोस्तों ये थे हमारे हेमंत पांडे जी, जो कि सिर्फ फिल्मों में आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, बल्कि आपको और हमको खास तौर से आभारी होना चाहिए कि इन्होंने अपना कीमती वक्त आपके लिए निकाला है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप भी कहीं भी किसी भी गांव में बसे हों, बस हिम्मत रखिए, साहस रखिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो यही बताना चाहते हैं आप लोगों को दोस्तों। और मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप ये यकीन रखिए कि एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। और मैं क्या बोलूँ, हेमंत जी ऐसा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि जाहिर सी बात है हेमंत जी ऐसे लोग आज हिंदुस्तान में भी कम हो गए हैं बनने के लिए। हेमंत जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। इनफैक्ट मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपके जो आदर्श, जो आपने जो आज इतना वक्त देके जो आपने इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, शायद कोई एक माँ बाप के पास भी इतना समय नहीं होगा जो अपने बेटे के लिए इतनी खूबसूरत चीज़ें बता सकें। यू आर रियली अ फादर फॉर दोज टैलेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबका सबको खुद साधुवाद।